नमस्कार, मैं हूं वार्तिका और दुनिया तक के अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सेगमेंट में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के पूर्वी बंगाल के बांग्लादेश बनने की पूरी कहानी। पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी और उसके बाद की कहानी के बारे में तो अक्सर चर्चा होती है, लेकिन हम आपको आज खास तौर से बताने जा रहे हैं कि जब धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो बंटवारे से पहले भारत के बंगाल प्रोविंस से कैसे धर्म के आधार पर बंटवारे के खिलाफ आवाजें उठी और ये फ्री स्टेट ऑफ बंगाल एक अलग देश बनते बनते कैसे रह गया। साथ ही जानेंगे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले अंग्रेजों ने अमेरिका को आज के बांग्लादेश के बारे में क्या बताया था। साथ ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले आज के बांग्लादेश को लेकर हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, गांधी और नेहरू के बीच में क्या राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। दुनिया के जिस हिस्से को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो सदियों तक भारत का ही हिस्सा रहा था। इसलिए बांग्लादेश का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अक्सर हमें बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उसके बाद बांग्लादेश बना। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी से पहले भी भारत को 2 नहीं 3 देशों में बांटने पर बात हो रही थी। आज का बांग्लादेश कभी भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल पर उन्हीं राजवंशों का शासन रहा जिन्होंने मध्य भारत पर राज किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बांग्लादेश में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईसा पूर्व से होती है। 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जब मध्य भारत में मौर्य शासन था, तब आज का बांग्लादेश भी मौर्य शासन में आता था। शुरुआती समय में बांग्लादेश के इलाके में हिंदू और बौद्ध संस्कृति का अच्छा प्रभाव था। फिर जब भारत में 1526 से 1858 तक मुगलों का शासन रहा, तब आज का बांग्लादेश भी इसमें शामिल रहा। मुगलों के आने के बाद बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म का आगमन होता है। फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी आज के बांग्लादेश पर ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा। ब्रिटिश हुकूमत से जब आजादी की बात चल रही थी, तब 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन में मांग रखी गई कि अधिक मुस्लिम आबादी वाले पंजाब और बंगाल इलाके को भारत से अलग कर एक मुस्लिम देश बनाया जाए। भारत में आजादी से पहले हो रहे सांप्रदायिक दंगों के बाद बंगाल इलाके के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वहां पर धर्म के आधार पर बंटवारा हो। बंगाल में ट्रेड यूनियंस की लंबी परंपरा रही है और ये विचार ट्रेड यूनियंस के नेताओं की तरफ से आ रहा था। ब्रिटिश राज में अवामी लीग के लीडर रहे कलकत्ता के वकील हुसैन शाहिद सुहरावर्दी ने एक अलग देश यूनाइटेड बंगाल का प्रस्ताव पेश किया। इस यूनाइटेड बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के हिस्से शामिल थे। सुहरावर्दी भारत की आजादी के आंदोलन में एक ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर ही आए थे। बंगाली होते हुए शानदार हिंदुस्तानी बोलने वाले सुहरावर्दी की इस योजना को उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े हिंदू नेता शरद चंद्र बोस और किरण शंकर रॉय और सत्यरंजन बख्शी का भी समर्थन मिला। सुहरावर्दी ब्रिटिश राज में बंगाल के आला नेता थे। उनकी इस यूनाइटेड बंगाल की योजना को बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अली चौधरी, बंगाल के रेवेन्यू मिनिस्टर फजलुर रहमान और बंगाल प्रोविंस की मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी अब्दुल हाशिम जैसे मुस्लिम नेताओं का भी समर्थन मिला। 12 मई 1947 को शरद चंद्र बोस और अब्दुल हाशिम महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपनी यूनाइटेड बंगाल की योजना बताई। महात्मा गांधी ने उनकी ये बातें बहुत गौर से सुनी। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी यूनाइटेड बंगाल की योजना पर उस समय विचार करने को तैयार थे। जब यूनाइटेड बंगाल का प्लान इतना आगे बढ़ा, तो बंगाल के उस समय गवर्नर रहे सर फ्रेडरिक बेरोज, जो खुद पार्टीशन के खिलाफ थे, उन्होंने यूनाइटेड बंगाल को समर्थन दे दिया। आयरिश फ्री स्टेट की तर्ज पर 29 मई 1947 को फ्री स्टेट ऑफ बंगाल के लिए 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया। हिंदू और मुस्लिमों के बीच सत्ता के बंटवारे का ये प्लान कुछ 1926 के फ्रेंच लेबनान पर आधारित था, जहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच बारी-बारी से बांटने पर सहमति बनी थी। इस प्लान के अनुसार कहा गया, बंगाल एक फ्री स्टेट होगा। फ्री स्टेट ऑफ बंगाल बाकी भारत के साथ अपने रिश्ते निर्धारित करेगा। फ्री स्टेट ऑफ बंगाल के संविधान के अनुसार ही यहाँ चुनाव होंगे, जिसमें जनसंख्या के हिसाब से हिंदू मुस्लिम के बीच सीटों का बंटवारा होगा। हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के हिंदुओं को भी इसमें उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाना था। अच्छा, यहाँ चुनाव जीतने का भी बहुत दिलचस्प फॉर्मूला निकाला गया। इसमें कहा गया कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए अपनी कम्युनिटी का तो मेजॉरिटी वोट मिलेगा ही,
लेकिन उसे जीतने के लिए बाकी समुदायों से भी 25% के वोट की जरूरत होगी, तभी उसे जीता हुआ घोषित किया जाएगा। अगर सभी कैंडिडेट्स ये शर्तें पूरी करने में असफल हो जाते हैं, तब उस स्थिति में अपनी कम्युनिटी में सबसे अधिक वोट पाने वाले कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित किया जाएगा। लेकिन 27 मई 1947 को कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनकी पार्टी यूनाइटेड बंगाल के विचार को तभी समर्थन देगी जब वो भारत में शामिल रहेगा। बंगाल प्रोविंस के हिंदू नेशनलिस्ट नेताओं और हिंदू महासभा की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था, यानी यूनाइटेड बंगाल का विरोध किया गया था। लेकिन उस समय ये मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि ब्रिटिश सरकार इस पर इतना गंभीरता से विचार कर रही थी कि उसने 2 जून 1947 को अमेरिकी राजदूत लुइस विलियम डगलस को बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि बंगाल बंटवारे का विरोध करे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय एक अलग ही देश बन जाए। डगलस ने इस बात की जानकारी अमेरिका की सरकार तक को भेज दी थी। 20 जून 1947 को बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में बंगाल के बंटवारे पर वोटिंग की जाती है। 90 की तुलना में 120 वोट इस समर्थन में पड़ते हैं कि बंगाल को यूनाइटेड रहना चाहिए अगर वो पाकिस्तान में शामिल होता है। बाद में वेस्ट बंगाल के नेताओं की एक अलग से बैठक हुई, जिसमें 21 की तुलना में 58 वोटों से ये फैसला हुआ कि वेस्ट बंगाल को भारत में शामिल होना चाहिए। वहीं बंगाल के बंटवारे पर ईस्ट बंगाल के नेताओं ने अलग से वोटिंग की। इस वोटिंग में 35 की तुलना में 106 वोटों से कहा गया कि बंगाल का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मीटिंग में ईस्ट बंगाल के पाकिस्तान में शामिल होने को केवल 1 वोट ज्यादा मिला और बंगाल की लाखों करोड़ों की किस्मत और पूरा खेल बदल गया। इस बैठक में 34 की तुलना में 107 वोट इस बात के समर्थन में पड़े कि ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि यूनाइटेड बंगाल के प्रस्ताव पर कोई वोटिंग नहीं हुई। लेकिन इस बीच ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार को फ्री स्टेट ऑफ बंगाल का प्रस्ताव स्वीकार है, बंगाल का बंटवारा नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि उस समय की बंगाल मिनिस्ट्री को डिसॉल्व किया जाएगा और एक नई अंतरिम मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री से अलग हिंदू और मुस्लिम लगभग बराबर संख्या में सांसद रहेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि जब तक इस फ्री स्टेट ऑफ बंगाल का अपना संविधान नहीं लिख दिया जाता, तब तक इस अंतरिम मिनिस्ट्री का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम समुदाय से रहेगा और गृह मंत्री हिंदू समुदाय से रहेगा। पुलिस और मिलिट्री समेत सारी सर्विसेज में हिंदुओं और मुस्लिमों की बराबर भागीदारी रहेगी और इन सर्विसेज में केवल बंगालियों की ही भर्ती की जाएगी। लेकिन जिस समय ये प्रस्ताव आया था, उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच आपसी अविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। बंगाल की हिंदू महासभा और कांग्रेस के कई नेताओं को लगा कि सुहरावर्दी का फ्री बंगाल प्लान और कुछ नहीं बल्कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने की एक योजना है। इससे बंगाल के बंटवारे पर सहमति बननी तेज हुई। हिंदू महासभा बंगाली कांग्रेस के लोगों पर यूनाइटेड बंगाल के खिलाफ प्रचार करने का प्रभाव डालने में काफी सफल रही। तो दूसरी तरफ ख्वाजा नजीमुद्दीन और मौलाना अकरम खान जैसे बंगाली मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि बंगाल कोई अलग देश न बनकर पाकिस्तान में ही शामिल हो जाए। भारतीय राजनीति में अलग संप्रभु बंगाल के विचार की सबसे अधिक खिलाफत कांग्रेस से हुई। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग यूनाइटेड बंगाल के बिल्कुल खिलाफ थे। नेहरू को लगता था कि इस योजना से बंगाल की मुस्लिम लीग पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करवाने में सफल हो जाएगी। उधर जिन्ना भी सुहरावर्दी बोस के हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता के बंटवारे के प्रस्ताव के खिलाफ हो गए, जिससे यूनाइटेड बंगाल के प्रस्ताव को बड़ा धक्का लगा। आखिरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भारत के बंटवारे को लेकर माउंटबेटन का 3 जून 1947 का प्लान स्वीकार किया। भारत आजाद हुआ और अलग भारत पाकिस्तान बने। भारत का विभाजन होने की वजह से यूनाइटेड बंगाल का सपना भी टूट गया। बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ रहा, जो आज पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, और बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इसी ईस्ट पाकिस्तान को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1955 में पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान में काफी दिक्कतें थी।
पूर्वी पाकिस्तान न केवल पाकिस्तान से बहुत दूर था, बल्कि यहाँ के लोग और उनकी भाषा भी पाकिस्तान से काफी अलग थी। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में उर्दू को थोपने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बंगाली मानुष की भाषा बंगाली थी। भाषा और संस्कृति के अलग होने के कारण पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष शुरू हुआ। 1958 से 1962 के बीच और फिर 1969 से 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा। इस दौरान यहाँ की जनता पर खूब अत्याचार हुए। शेख मुजीब के नेतृत्व में 1970 में संसदीय चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के अलगाववादी दल अवामी लीग ने यहाँ की लगभग सभी सीटें जीत ली थी। पाकिस्तान की सरकार ने इन परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के इस निर्णय के बाद यहाँ पर दंगे भड़क उठे। पाकिस्तानी शासक यहया खान ने लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित करना शुरू किया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बातचीत विफल रहने के बाद 27 मार्च 1971 को अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अलग होने से रोकने के बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि बांग्लादेश के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए। 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसकी वजह से 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश के बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय से आते थे। भारत ने बांग्लादेश का पूरा साथ दिया। शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन करने के लिए उस समय भारत में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने अपनी शांति सेना भेज दी। मुक्ति वाहिनी सेना ने भारतीय सेना की मदद से गुप्तचर सूचनाएं देकर और गुरिल्ला युद्ध लड़कर की। पाकिस्तानी सेना ने आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 युद्धबंदी बनाए गए, जिन्हें भारत में अलग अलग कैंपों में रखा गया ताकि वो बांग्लादेश में गुस्से का शिकार न बने। तो इस तरह से बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले राष्ट्रपति बने। 11 जनवरी 1972 को लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया। लेकिन अगस्त 1975 को बांग्लादेश में सैनिक तख्तापलट हुआ और मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। देश में एक बार फिर सैनिक शासन लागू हो गया। जिस समय शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, उस समय उनकी बेटी शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी, जो बाद में अपनी जान बचाते हुए भारत आई और फिर बांग्लादेश लौटी और एक लंबे संघर्ष के बाद वापस से सत्ता में लौटी और आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं।